हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का पार्ट 4 देखेंगे। इसमें मैंने दो सब टॉपिक कवर करे हैं, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट रजिस्टरिंग पार्टनरशिप फर्म एंड राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर्स। पार्ट 1, 2 और 3 जो है वो भी इस टॉपिक का मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें काफ़ी सारे सब टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, नहीं देखा है तो वो भी देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं विद कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट रजिस्टरिंग अ पार्टनरशिप फर्म। पहले तो ये समझिए, इंग्लिश लॉ जो है वो रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी बनाता है। द इंग्लिश लॉ मेक्स रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स कंपलसरी एंड लिवाइज अ फाइन फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप वहाँ के लॉ के अंडर में हो और आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं करा है तो आप पर एक फाइन लगता है। लेकिन हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं ला रहा है कि आपको अपनी फर्म रजिस्टर करानी ही करानी है। एंड नो फाइन्स फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन ईदर। और वो ये भी कहता है कि अगर आपने रजिस्टर नहीं कराया तो हम आप पर कोई फाइन नहीं लगाएंगे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 हैज़ नो सच कंपल्शंस फॉर फर्म रजिस्ट्रेशन। तो मतलब आपको ज़बरदस्ती रजिस्टर करवाया नहीं जाएगा लॉ के थ्रू। एंड नो फाइन्स फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन ईदर। अगर आप रजिस्टर नहीं करना चाहते हो तो आप पर कोई फाइन भी इम्पोज नहीं किया जाएगा। However, under Section 69 of the Act, certain disabilities are imposed on non-registered firms। जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 69 है वो कहता है कि जो फर्म्स रजिस्टर नहीं है उनको कुछ ड्रॉबैक्स फेस करने पड़ेंगे। देखिए, पहली बात आप ये समझिए कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को जाके रजिस्टर इसीलिए कराती है क्योंकि वो बेवकूफ़ नहीं है। वो इतना ज़्यादा टाइम और रिसोर्सेज इसीलिए वेस्ट करें क्योंकि उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा तो उनको होगा। तो इसीलिए रजिस्टर कराना ज़रूरी होता है। एंड अगर जो लोग रजिस्टर नहीं कराते हैं उनको कुछ ड्रॉबैक्स फेस करने पड़ते हैं। दीज डिसेबिलिटीज़ हैव अ परसुएसिव प्रेशर ऑन फर्म्स फॉर रजिस्ट्रेशन। तो ये जो ड्रॉबैक्स हैं ये इनडायरेक्टली फर्म्स पे प्रेशर डालती हैं कि तुम अपने आप को रजिस्टर करा लो। हम फाइन नहीं लगा रहे, हम मजबूर नहीं कर रहे, लेकिन अगर तुम रजिस्टर नहीं कराओगे तो कुछ ड्रॉबैक्स तो तुमको फेस करने पड़ेंगे। और यही ड्रॉबैक्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे नॉन रजिस्ट्रेशन के। मतलब अगर आपने अपनी फर्म रजिस्टर नहीं कराई तो आपको कौन से ड्रॉबैक्स झेलने पड़ेंगे। पहला है नो सूट इन अ सिविल कोर्ट बाय द फर्म और अदर को पार्टनर्स अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी। तो नाम से ही काफ़ी आपको टाइटल पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी दिक्कत होती है किसी पार्टनर से या फिर किसी थर्ड पार्टी से तो आप जाके कोर्ट में अपना केस नहीं लड़ सकते क्योंकि आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। इफ़ द फर्म रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट डन देन द फर्म और एनी अदर पर्सन ऑन इट्स बिहाफ, ना ही फर्म कोर्ट में जा सकती है ना ही फर्म के बिहाफ पे कोई, मतलब कोई पार्टनर हो गया, कोई को पार्टनर हो गया, कोई भी, दे कैन नॉट गो एंड फाइल अ सूट अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आपका कोई थर्ड पार्टी ब्रीच करती है कॉन्ट्रैक्ट को, आपका नुकसान करती है, बीच में आपको ठग के चली जाती है, तो आप कोर्ट में जाके ये केस नहीं लड़ सकते क्योंकि आपने अपनी फर्म ही रजिस्टर नहीं कराई थी। और पता है बिजनेस में ये सब बहुत होता है कि बीच में फ्रॉड कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, बीच में ही काम करके छोड़ दिया या पूरा नहीं करा या पैसे लेके भाग गए। तो इसलिए फर्म को रजिस्टर कराना ज़रूरी होता है क्योंकि आप रजिस्टर ही नहीं कराओगे तो आप केस ही नहीं लड़ सकते अपना। इसीलिए पहला कॉन्सिक्वेंस नॉन रजिस्ट्रेशन का यही है, नो सूट इन अ सिविल कोर्ट बाय द फर्म। सिविल कोर्ट में नहीं जा सकती, ना ही फर्म जा सकती है और अदर को पार्टनर्स अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी। तो ना ही फर्म जा सकती है, ना ही कोई को पार्टनर जा सकता है, ना ही कोई पार्टनर जा सकता है। अगर कोई थर्ड पार्टी आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करती है आप कोर्ट में नहीं जा सकते क्योंकि आपने अपना फर्म ही रजिस्टर नहीं करा रखा। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं, नो रिलीफ टू पार्टनर्स फॉर सेट ऑफ क्लेम। देखिए, सेट ऑफ क्लेम मतलब ये होता है कि दो पार्टीज़ हैं और दोनों ही पार्टीज़ का एक दूसरे के ऊपर उधार है। तो ऐसे केस में दोनों जो हैं अपने उधार को म्यूचुअली सेटल कर सकती हैं। मतलब जैसे कि आप एक पार्टनरशिप फर्म चलाते हो, आपने मुझसे सर्विसेज ली और अब आपको मुझे 5,000 रुपये पे करना है। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है, मैं आपसे आके कुछ सर्विसेज लेती हूँ और मेरा आपके ऊपर बिल बनता है 6,000 रुपये का। तो मैं आपको मुझे 6,000 रुपये देना है, मुझे आपको 5,000 रुपये देना है। तो अब मैं अगर कोर्ट में क्लेम करूँगी कि मुझे इनसे 6,000 रुपये लेना है तो आप उल्टा क्लेम करोगे कि मुझे भी इनसे 5,000 रुपये लेना है। तो सेट ऑफ क्लेम में क्या होगा, दोनों के क्लेम को कंसिडर करके कोर्ट कहेगी ठीक है बचा हुआ 1,000 रुपये इनको दे दो, बाकी म्यूचुअली ख़त्म कर दो। तो ये होता है सेट ऑफ क्लेम। मतलब दो पार्टीज़ हैं, दोनों का ही एक दूसरे के ऊपर उधार होता है तो ये उधार म्यूचुअली सेटल हो जाता है। अब ये पॉइंट देखिए, विदाउट फर्म रजिस्ट्रेशन एनी एक्शन ब्रॉट अगेंस्ट द फर्म बाय थर्ड पार्टी हैविंग अ वैल्यू ऑफ मोर देन ₹100 कैन नॉट बी सेट ऑफ बाय द फर्म और एनी ऑफ इट्स पार्टनर्स। तो अगर आपने अपनी फर्म को रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है तो कोई भी थर्ड पार्टी अगर 100 रुपये से ऊपर का कोई क्लेम कराती है तो उसमें आप सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते हो। आप उस क्लेम को कम नहीं करवा सकते हो ये बताकर कि इस पार्टी ने भी मुझसे कुछ पैसा लिया है। तो आप देख रहे हो ये भी काफ़ी बड़ा और इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है। अक्सर जब भी दो पार्टीज बिजनेस कर रही होती है ना तो उनके एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ पैसा होता है। तो अगर एक पार्टी क्लेम कर रही है तो दूसरी पार्टी बोल सकती है कि इनको भी मुझे इतना देना है, तो ओवरऑल पेमेंट कम हो जाता है। लेकिन अगर आप अपनी फर्म रजिस्टर नहीं कराओगे
तो फिर आप ये सेट ऑफ क्लेम नहीं ले सकते। 100 रुपये से ऊपर का अगर उसने आपके ऊपर क्लेम कर दिया तो अब आप सेट ऑफ क्लेम नहीं ले सकते, तो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि आपको उस पार्टी को फुल पेमेंट करना पड़ेगा अगर कोर्ट से ऑर्डर आ गया। तो सेकंड कॉन्सिक्वेंस है नो रिलीफ टू पार्टनर्स फॉर सेट ऑफ क्लेम। अब थर्ड कॉन्सिक्वेंस देखते हैं, एन अग्रीव्ड पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट अदर पार्टनर और दी फर्म। तो ये तो टाइटल पढ़ के ही समझ में आ रहा है, अग्रीव्ड पार्टनर मतलब ऐसा पार्टनर जिसको कुछ पीड़ा हुई है, जिसको कुछ लॉस हुआ है, जिसको कुछ दिक्कत हुई है। एन अग्रीव्ड पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट अदर पार्टनर और दी फर्म। तो अगर कोई ऐसा पार्टनर है जिसको कुछ लॉस हुआ है या कुछ ड्रॉबैक हुआ या कुछ भी दिक्कत हुई है, अगर ये पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं थी तो ये पार्टनर जो है वो दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट या फिर फर्म के अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं ले सकता। अ पार्टनर ऑफ द फर्म और एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट द फर्म और अगेंस्ट एनी पार्टनर। तो अगर आपने अपनी फर्म रजिस्टर नहीं कराई है और आपका पार्टनर आपके साथ कुछ धोखा करता है, आपको कुछ भी लॉस या दिक्कत होती है, तो आप अपने पार्टनर के अगेंस्ट या अपनी फर्म के अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपकी फर्म रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट या फर्म के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकता है, बट अ थर्ड पार्टी कैन सू द फर्म। लेकिन कोई बाहर वाला बंदा तो उन पर एक्शन ले ही सकता है ना। आपने फर्म रजिस्टर नहीं करी, वो आपकी गलती है, थर्ड पार्टी की गलती थोड़ी है। इवन इफ द फर्म रजिस्ट्रेशन इज नॉट डन, अ थर्ड पार्टी कैन ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट द फर्म। तो अगर आपने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई और आपने उसको रजिस्टर नहीं करा है, तो वो एक दूसरा जो थर्ड बंदा आ रहा है उसकी गलती थोड़ी ना है, तो वो जाके कोर्ट में एक्शन ले सकता है आपके अगेंस्ट। आप एक दूसरे के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते हो, वो अलग बात है, बट अ थर्ड पार्टी कैन स्यू द फर्म। अभी हमने पढ़ा कि एक फर्म को रजिस्टर ना कराओ तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, बट नॉन रजिस्ट्रेशन जो है कुछ राइट्स को इफेक्ट नहीं करता। मतलब अगर आप फर्म रजिस्टर नहीं कराओगे तो कुछ ऐसे राइट्स हैं जिन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहला है राइट ऑफ अ थर्ड पार्टी टू सू द फर्म और एनी पार्टनर। ये हमने अभी भी पढ़ा कि आप फर्म रजिस्टर कराओ या ना कराओ, इट डजेंट मैटर। एक थर्ड पार्टी जो है अगर उसको कुछ भी लॉस हुआ है या कुछ भी दिक्कत हुई है तो वो कोर्ट में जाके आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकती है। सेकेंड पॉइंट है पार्टनर्स राइट टू सू द फर्म फॉर डिसोल्यूशन और सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। हमने ही पढ़ा था कि पार्टनर जो है वो दूसरे पार्टनर को या फर्म के अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं ले सकता, वो फर्म को स्यू नहीं कर सकता अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन ऐसे केस में कि अगर आपने डिसाइड करा कि आप अपनी फर्म को डिसॉल्व कर रहे हो, या फिर पार्टनर ने डिसाइड करा कि वो पार्टनरशिप में नहीं रहना चाहता, वो छोड़ रहा है, तो ऐसे केस में फिर वो अपने अकाउंट्स को सेटलमेंट कराने के लिए, अपना फुल एंड फाइनल पैसा लेने के लिए आपकी फर्म को कोर्ट में लेकर जा सकता है, स्यू कर सकता है। मतलब जैसे मैंने और आपने पार्टनरशिप फर्म खोली और हमने इसको रजिस्टर नहीं करा, तो जब तक रजिस्टर नहीं करा है तो आप मेरे साथ धोखाधड़ी कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, कुछ भी गलत कर रहे हो, मैं कोर्ट में नहीं जा सकती हूँ। लेकिन अगर मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि आज से मैं पार्टनरशिप छोड़ रही हूँ, पार्टनरशिप छोड़ने के बाद अगर मुझे अपना फुल एंड फाइनल अमाउंट लेना है, अपना एंड में जो पैसा बन रहा है वो लेना है, और वो आप नहीं दे रहे हो, तो फिर मैं कोर्ट में जाके आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकती हूँ, या तो पार्टनरशिप छोड़ने पर या फिर पार्टनरशिप डिसॉल्व होने पर। अब देखिए आपका अगला पॉइंट है पावर ऑफ द ऑफिशियल असाइनीज टू रिलीज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर एंड ब्रिंग एन एक्शन। देखिए इंसॉल्वेंट पार्टनर वो पार्टनर होता है जिसके पास अब पैसा नहीं बचा है कोई भी कर्जा चुकाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी के साथ पार्टनरशिप फर्म खोली एंड अब हमारी पार्टनरशिप फर्म जो है वो 20 लाख कर्जे में आ चुकी है, लेकिन मेरा जो पार्टनर है उसके पास अभी एकदम पैसा ही नहीं है कि वो ये जो कर्जा है वो चुका पाए मेरे साथ साथ। हमने डिसाइड करा 10 लाख तुम भरोगे, 10 तुम भरोगे, बट उसके पास 10 लाख रुपए है ही नहीं। तो ऐसे पार्टनर को क्या कहेंगे? इंसॉल्वेंट पार्टनर। वो पार्टनर जिसके पास अभी कर्जा चुकाने को पैसा नहीं है। तो ऐसे केस में ऑफिशियल असाइनी असाइन किया जाता है। एक ऑफिशियल कोर्ट का बंदा होता है, वो क्या करता है, वो स्पेशली इसलिए असाइन किया जाता है कि जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है इसके पास जितनी प्रॉपर्टी है, जो उसका घर है, गाड़ी है, बंगला है, ये उसको बेच बाच के आपका पैसा निकलवाता है ताकि आप जो है अपना कर्जा चुका पाओ पार्टनरशिप फर्म का। तो इवन दो आपकी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं है, उस केस में भी ये ऑफिशियल असाइनी के पास इतनी पावर होती है कि इंसॉल्वेंट पार्टनर की प्रॉपर्टी को रिलीज़ करके आपके लिए आपके हित में एक्शन लेता है और आपकी ये जो भी कर्जा था उसको पूरा भरवाता है। नेक्स्ट राइट है आपका राइट ऑफ द फर्म एंड पार्टनर्स टू स्यू और क्लेम सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सूट डज नॉट एक्सीड ₹100। ये तो हम लोग ने पहले भी पढ़ लिया। इस 100 रुपये से अगर नीचे का क्लेम किसी थर्ड पार्टी ने आपके अगेंस्ट करा है तो ऐसे केस में आप सेट ऑफ क्लेम ले सकते हो। हमने यही तो पढ़ा था ना कि नॉन रजिस्टर्ड फर्म में आप सेट ऑफ क्लेम कब नहीं ले सकते हो, जब क्लेम जो है वो 100 रुपये से ऊपर का होगा। अगर क्लेम 100 रुपये से नीचे का है तो आप कोर्ट में बता सकते हो कि हम दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ म्यूचुअल कर्जा है और हम उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, तो आप सेट ऑफ क्लेम ले सकते हो।
तो अब हमने कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म देख लिया। अब हम लोग राइट्स देख लेते हैं आउट गोइंग पार्टनर से। तो पहले तो समझ लेते हैं आउट गोइंग पार्टनर होता क्या है। अ पार्टनर हु लीव्स द पार्टनरशिप फर्म इन विच द रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू द बिजनेस इज़ एन आउट गोइंग पार्टनर। एक फ़र्म है जिसमें 3 पार्टनर्स थे, एक ने बोला कि अब मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ, तो बाकी 2 ने बोला ठीक है तुम चले जाओ, हम कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये जो पार्टनर जो जा रहा है, जो कंटिन्यू नहीं कर रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, आउट गोइंग पार्टनर। और आपके आउट गोइंग पार्टनर के भी कुछ राइट्स होते हैं। पहला है राइट ऑफ एन आउट गोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन अ कंपीटिंग बिजनेस। तो ये आउट गोइंग पार्टनर है, इसके पास राइट होता है कि ये जो है सिमिलर टाइप का बिजनेस चला सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक मार्केटिंग फर्म रन कर रहे थे। अब मैंने डिसाइड करा कि मैं आप लोग के साथ काम नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपनी दूसरी फर्म स्टार्ट करूँगी। तो मेरा ये राइट बनता है कि मैं कंपीटिंग बिजनेस, उसी टाइप का सेम बिजनेस खड़ा कर सकती हूँ। सेक्शन 36 का सब सेक्शन 1 of the Indian Partnership Act of 1932 imposes certain restrictions but allows an outgoing partner to carry on a business and advertise it which competes with the partnership firm। जो सेक्शन 36 का सब सेक्शन 1 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 का, वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, लेकिन जो जाना वाला पार्टनर है, जो आउटगोइंग पार्टनर है, उसको अलाउ करता है कि वो सिमिलर कंपीटिंग बिजनेस रन कर सकता है, उसकी मार्केटिंग कर सकता है। एंड इट डजेंट मैटर कि वो पहले आपका पार्टनर था और अब आपका राइवल बन गया है, वो एकदम सेम बिजनेस खड़ा कर दिया है जो आपके कंपटीशन में उसने खड़ा करा है। इट डजेंट मैटर एट ऑल, उसके पास ये राइट है कि वो एक सिमिलर कंपीटिंग बिजनेस कैरी ऑन कर सकता है। देखिए मैंने अभी बोला था कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, तो ये भी देख लेते हैं कि क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाता है एक आउटगोइंग पार्टनर पे। पहला है कि यूजिंग द नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। वो कहता है कि आप सेम आप सेम नाम नहीं यूज़ कर सकते हो। ऐसा थोड़ी ना है कि आपने एक मार्केटिंग फर्म खोली और आप उसी का नाम लेके सिमिलर बिजनेस रन करने लगोगे, तो नहीं, ये अलाउड नहीं है। रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म। तो जब आपने नई फर्म खोल ली है तो आपका पुरानी फर्म से रिश्ता नाता ख़त्म हो चुका है, एंड आप अपनी नई फर्म में ये नहीं बोल सकते हो कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ। यू कैन नॉट रिप्रेजेंट योर सेल्फ एज द पार्टनर ऑफ द प्रीवियस फर्म। सॉलिसिटिंग द कस्टम्स ऑफ पर्सन्स हु आर डीलिंग विद द फर्म बिफोर ही सीज टू बी अ पार्टनर। मतलब जो लोग पहले से आपके बिजनेस में काम कर रहे थे, अब अगर मैं और आप कोई बिजनेस रन करो तो हमारा एक ऑलरेडी कस्टमर बेस होगा, राइट। तो पार्टनरशिप फर्म छोड़ने पर मेरा ये राइट नहीं बनता है कि मैं ऑलरेडी एक्सिस्टिंग कस्टमर बेस को तोड़ने की कोशिश करूँ। सॉलिसिटिंग द कस्टम ऑफ पर्सन्स हु आर डीलिंग विद द फर्म बिफोर। ऐसे लोग जो ऑलरेडी मेरे कस्टमर्स थे, जो मुझसे आके मिल रहे थे, मैं उन्हें तोड़ नहीं सकती, उनसे अंदर अंदर ये नहीं बोल सकती कि मैंने तो नई फर्म खोली है, आप मेरी नई फर्म में आओ। तो ये चीज़ जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अलाउ नहीं करता है, आप किसी का कस्टमर बेस नहीं तोड़ सकते। तो देखिए अभी तो मैंने आपको बताया कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो आउटगोइंग पार्टनर को अलाउ करता है कि वो कंपीटिंग बिजनेस रन कर सकता है। लेकिन सेक्शन 36 का सब सेक्शन 2 कहता है कि अगर आप एक अग्रीमेंट कर लो एक दूसरे में, जब आप पार्टनरशिप फर्म बना रहे हो आप तभी अग्रीमेंट कर लो कि आउटगोइंग पार्टनर जो है वो कंपीटिंग बिजनेस रन नहीं करेगा अलग होने के बाद इतने इतने टाइम तक। तो ऐसे केस में आउटगोइंग पार्टनर को वो चीज़ फॉलो करनी पड़ती है और फिर वो उस बिजनेस को रन नहीं कर सकता है। सेक्शन 36 सब सेक्शन 2 टॉक्स अबाउट एन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। अकॉर्डिंग टू दिस सब सेक्शन एन आउटगोइंग पार्टनर में मेक एन अग्रीमेंट विद हिज पार्टनर्स दैट व्हेन ही सीजेस टू बी अ पार्टनर ऑफ द फर्म he will not carry on any business similar to that of the firm within a specified period or local limits। तो ये कह रहा है कि जब आउटगोइंग पार्टनर जो है, जब आप लोग जो है अग्रीमेंट बना रहे हो पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनर्स डिसाइड कर रहे हो कौन कौन होगा, तभी ये अग्रीमेंट बना लो, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट बना लो कि व्हेन दिस पर्सन सीजेस टू बी द पार्टनर, हम में से कोई भी जब पार्टनर नहीं रहेगा तो वी कैन नॉट कैरी आउट एनी सिमिलर बिजनेस। तो हम सेम टाइम का बिजनेस इतने इतने टाइम पीरियड के, मतलब 2 साल के लिए सेम टाइम का बिजनेस रन नहीं कर सकते हो, या फिर इसी पर्टिकुलर एरिया में सेम टाइप का बिजनेस रन नहीं कर सकते हो। तो अगर आप लोग ने ऐसा कुछ अग्रीमेंट पहले से साइन कर रखा होगा तो फिर जो आउटगोइंग पार्टनर है वो फिर अपना कोई भी कंपीटिंग बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर सकता उतने टाइम पीरियड के लिए जितना उस कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई करा है या फिर उस पर्टिकुलर एरिया में जो कि कॉन्ट्रैक्ट में मैंशनड है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो भी आप रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो वो रीज़नेबल होनी चाहिए। मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिख सकते कि तुम अगले 100 सालों तक इस सेम टाइप का बिजनेस नहीं कर सकते हो। भाई 100 साल तक तो कोई जीता भी नहीं है ना, तो कुछ ऐसा रीज़नेबल पॉइंट डालना चाहिए कि तुम 2 सालों तक या तुम 3 सालों तक सेम टाइप का बिजनेस नहीं कर सकते हो। ऐसे रिस्ट्रिक्शंस डालो जो कि रीज़नेबल हैं, जो कि फॉलो किए जा सकते हैं। अब लास्ट राइट देखते हैं, राइट ऑफ एन आउटगोइंग पार्टनर टू शेयर सब्सीक्वेंट प्रॉफिट्स। According to Section 37 of the Partnership Law, if a member of the firm dies or otherwise ceases to be a partner of the firm
and the remaining partners carry on the business without any financial settlement of accounts between them and the outgoing partner, then the outgoing partner or his estate is entitled to share of the profits made by the firm since he ceased to be a partner. बेसिकली सेक्शन 37 जो है पार्टनरशिप लॉ का, वो कहता है कि अगर आपका कोई पार्टनर या तो मर जाता है या फिर वो आपकी पार्टनरशिप फर्म छोड़ देता है, वो एक आउटगोइंग पार्टनर बन जाता है, उसने डिसाइड करा कि वो पार्टनरशिप फर्म में नहीं रहना चाहता, और अगर ऐसे केस में आपने उसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं करा। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई बंदा छोड़ता है तो उसका एक फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता है। बेसिकली इसमें वो बचा हुआ सारा पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करा जाता है जो उसका अपना होता है। तो अगर आपने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं करा या आउटगोइंग पार्टनर का, जो या तो मर चुका है या फिर आपकी पार्टनरशिप फर्म किसी और रीज़न से छोड़ रहा है, तो ऐसे केस में उसके छोड़ने वाली डेट के बाद से जितने भी प्रॉफिट्स आपकी फर्म बनाएगी उसका उसमें राइट बनता है। अगर आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स कि ये बंदा भी आपकी फर्म से नहीं गया है। अगर आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं कर रहे हो तो उसका अकाउंट चलता रहता है, एंड दैट मीन्स दे हैव अ राइट टू शेयर सबसीक्वेंट प्रॉफिट्स। मतलब छोड़ने वाली डेट से बाद से जितने भी प्रॉफिट्स आएंगे उस पर उसका भी राइट बनता है। इसीलिए टाइमली फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म का किसी भी पार्टनर के छोड़ने पर। सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ आवर सेशन। मैं पार्ट 5 भी बनाने वाली हूँ, जल्दी अपलोड करूँगी। उसमें मैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन कवर करूँगी। एंड अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो, हेल्प्स अ लॉट विद द यूट्यूब एल्गोरिथम। कमेंट करके मुझे बता दिया करो वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है, सो दैट आई गेट टू मेक बेटर वीडियोज़ फॉर ऑल ऑफ यू। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड या स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 5। थोड़ा सा ज़्यादा रेगुलरली यार कोशिश करूँगी वीडियो डालने की, एटलीस्ट वंस इन अ वीक। थैंक यू सो मच एंड या बाय बाय, टेक केयर।